My dear students, very good morning to one and all present here. I Varsha welcome you all in this session. तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये एफएसएसआई की जो क्लासेस डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ पर एसएससी अड्डा और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप लोग के लिए कंडक्ट की जा रही है। इसमें अभी मैं आप लोग को 3 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराने वाली हूँ, ताकि जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं यानी कि फूड प्रिजर्वेशन मैथड्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने आप लोग को कवर करा है वो सेक्शन वहां तक कवर हो चुका है। अब आगे आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्रोवाइड होता रहे। कैसे हो भाई आप लोग, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पर क्लास को एक बार शेयर भी कर दिया जाए। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। जो अभी बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, तो 1 नवंबर से आप लोग के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ और सेक्शन यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप एफएसएसआई के अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर, तो बता देती हूँ इन दोनों एग्जाम में फूड साइंस के 40 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को इन बैचेस में कवर करा रही हूँ। डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 9 बजे आप लोगों के सामने आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो अगर आपने इन बैचेस में अभी तक भी एडमिशन नहीं लिया है तो अड्डा 24/7 की ऐप को विजिट करेंगे और इन बैचेस में एडमिशन ले लेंगे, और फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आप Y344 कूपन कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, Y344 कूपन कोड अप्लाई करके आप इन बैचेस में अगर एडमिशन लेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, तो ये कुछ बैचेस हैं जो अड्डा 24/7 के स्टोर पर अवेलेबल है, इनके बारे में एक बार देख लो, इनमें एडमिशन ले लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स एंड इफ यू वांट सिलेक्शन। क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे इसलिए भी सब चीजें नहीं होंगी क्योंकि आप डेली बेसिस पर देखते हो तो हो डाउट क्लियरेंस में कितना टाइम लग जाता है और कुछ डाउट्स रिपीटेड डाउट्स होते हैं। तो बैचेस में जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा वैसे आप कनेक्ट कर लोगे तो टाइम जो है डिफरेंस वो कम होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बैचेस के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही ली होगी। इन सभी बैचेस के लिए आप लोगों के पास, भाई ध्यान से देखो, इन सभी बैचेस का ही आप लोगों के पास ये सभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बैचेस और साथ में ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज हो गई, ई बुक्स होगी, सब कुछ यहाँ पर अड्डा 24/7 के स्टोर पर आप लोग के लिए अवेलेबल है। टू प्रिपेयर वेल आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं एंड अपना डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आप लोग के पास ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्रोवाइड होता रहे। तो आज जो क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अलग अलग जो आप लोग के एग्जाम्स हुए हैं जिनमें फूड साइंस का सेक्शन जो है मेजरली इंक्लूडेड था, वहां से मैंने ये सेट आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग मुझे आंसर करने वाले हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर आ चुका है कि टफनिंग इफेक्ट ऑन केन्ड बीन इज ड्यू टू। ठीक है, आपने क्या किया है, बीन जो है उसको स्टोर करके रख दिया, प्रिजर्व करके रख दिया है। तो केन्ड बीन को प्रिजर्व करके रखने के लिए उस पर आप निम्नलिखित में से कौन से आयन का रिएक्शन कराते हो फॉर द टफनिंग इफेक्ट। ठीक है, टफनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है भाई? टफनिंग इफेक्ट का मतलब है ताकि कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो। जो आपका बीन फ्रूट की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन है जो आपका पैक्टीन से इनिशियली पैक्टीन से फॉर्म होते हैं, यहाँ पर फिर आप एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज जो आपको याद रखने की, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि टफनिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाट विल यू आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? से यस, ये आप KCA और S ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज यू आर अ फूड साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड। तो ये टर्म्स का मतलब तो आपको पता ही है। K इज पोटेशियम। ठीक है, K क्या है यहाँ पर? पोटेशियम है भाई। और Ca क्या है यहाँ पर? Ca आपका कैल्शियम है। और यहाँ पे S क्या है? S आपका सल्फर है। तो इन तीनों में से अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि टफनिंग इफेक्ट के लिए कौन सा आपका एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो व्हाट विल यू आंसर? यू विल आंसर कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम वुड बी द राइट आंसर। ओके, कैल्शियम वुड बी द राइट आंसर दिस इज। और कैल्शियम ऑक्सलेट की हम बात कर देते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट आपके बॉडी के अंदर तब फॉर्म होता है जब आप एक्सेस में
आप एक्सेस में टमाटर का और टमाटो का, स्पिनच का कंजप्शन करते हो तो कैल्शियम ऑक्सलेट आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, दैट इज कोज वेरी बैड इफेक्ट ऑन योर किडनी, और आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी कोज कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए मेंशन किया है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आप लोग को इन एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन के अंदर ये एक्ट मेंशन है और मैम डिस्कस ना करें। तो देखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट जो 1937 में आया था इज ऑल्सो, इस एक्ट को और हम किस नाम से बुलाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे और साथ साथ में क्लास को लाइक करेंगे और इस क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर भी बताएंगे। भाई आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग एक और बात मेरी ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में आप लोगों से सभी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट आप बोले, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट अगर आप बोले तो ये 1937 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1937 में ये एक्ट को डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है भाई, इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इस एक्ट का दूसरा नाम है एगमार्क एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का दूसरा नाम है एगमार्क एक्ट, 1937 में स्टार्ट हुआ था। अब PFA एक्ट क्या है, FPO एक्ट क्या है और ICI एक्ट क्या है, इन तीनों एक्ट की फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। आंसर कीजिए भाई तुरंत से, फिर उसके बाद इनका ईयर ऑफ जो ये जो एक्ट है वो कब आपकी इसमें आई थी, नोटिस में आई थी, या फिर कोई भी एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट हुई थी, लागू हुई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो PFA का मतलब क्या है बताओ, PFA का मतलब बताओ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। और आपका देखो ये सभी मैं ही लिख देती हूँ, आप लोग तो नहीं लिख रहे हो। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था ये एक्ट, इसका ईयर भी आपको याद करना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है, अडल्ट्रेशन मतलब आपने उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स को ऐड किया है जिसकी वजह से उसकी जो नेचुरल एडिबिलिटी है और जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो स्पॉइल हो गई है, दैट इज अडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया था, ठीक है। FPO का मतलब क्या है भाई, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ओके, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट आया था। और ICI का मतलब क्या होता है भाई, ICI का मतलब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट, ओके। तो ये जो चारों एक्ट यहाँ पर मेंशन है, आपको इनके फुल फॉर्म इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम में जरूरी नहीं है आपसे ऐसा ही क्वेश्चन किया जाए, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था। तो व्हाट विल यू आंसर देन, तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस हम इसको बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट, ठीक है। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ऐसा भाई कर देते हैं कभी कभी गड़बड़, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सभी एक्ट आपकी कब कब लागू हुई थी, कौन कौन से ईयर में ये चारों एक्ट लागू हुई थी। एगमार्क का तो आपको पता लग गया है 1937 में, 1937 में, राइट। और वहीं पर अगर हम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो 1954 1954 में, ओके। और वहीं पर फ्रूट्स प्रोडक्ट एक्ट की बात करें तो 1955 1955 में, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट की बात करें तो 1900, ठीक है, 1959 और 1959 में। तो एगमार्क एक्ट जिसको हम एगमार्क, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, एगमार्क का हेड ऑफिस फरीदाबाद, कहाँ, हरियाणा में है, इज लीगली एनफोर्स्ड इन इंडिया बाय द, इसको किसने एनफोर्स किया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ने इस एक्ट को लीगली एनफोर्स्ड किया था, लागू किया था, जिसको 1937 में पहली बार इस एक्ट को लागू किया गया था, और अमेंडमेंट्स इसके अंदर किए गए थे 1986। तो जितने भी ईयर यहाँ इस क्वेश्चन के साथ मेंशन किए गए हैं ये सभी ईयर आप लोग याद करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The term 3/4 full और full 3/4 is used to denote fruit maturity in। जब भी आप fruit maturity की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको fruit maturity word का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। fruit maturity word का मतलब पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कि 3/4 full और full 3/4
इनमें से एक ऐसा फ्रूट है ठीक जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनमें से ऐसा एक फ्रूट है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको कंज्यूम करके तुरंत ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी का वो पूरा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये वर्ड का मतलब समझ लो, क्योंकि केबीसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंट में ही कि कार्बोहाइड्रेट्स के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपसे एग्जाम में कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाए मेरे स्टूडेंट्स तो गलत करके आने ही नहीं वाले हैं। तो द टर्म 3 क्वार्टर फुल और फुल 3 क्वार्टर्स इज यूज्ड टू डिनोट फ्रूट मेच्योरिटी इन मैंगो, बनाना, टोमेटो या फिर पाइनएप्पल। तो यू विल आंसर बनाना, ठीक है। बनाना के लिए इस पर्टिकुलर फ्रूट मेच्योरिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रूट मेच्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, देखते हैं। फ्रूट मेच्योरिटी अगर वर्ड कहीं पर यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है, देखो फ्रूट मेच्योरिटी का मतलब होता है इज डिफाइंड एज फुलनेस ऑफ डेवलपमेंट, पूरी तरह से विकसित कोई फल हो गया है, एंड कैन ओनली अकर व्हाइल द फ्रूट इज अटैच्ड टू द ट्री, उस ट्री के साथ अटैच्ड है, स्टिल वो पूरी तरह से डेवलप हो गया, दैट मीन्स फ्रूट मेच्योरिटी उसके अंदर अकर होगी। यानी कि आपने आर्टिफिशियली उसकी राइपनिंग नहीं करी है, अलग फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके प्लांट के साथ अटैच्ड फॉर्म में ही उसकी मेच्योरिटी हो गई है, उसकी डेवलपमेंट हो गई है, दैट इज फूड मेच्योरिटी। नेक्स्ट देखेंगे एंड इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ सेल एक्सपेंशन। अब फर्दर सेल एक्सपेंड नहीं कर रहे, एक फर्दर सेल एक्सपेंशन अचीव्ड हो चुका है, फाइनल जो साइज है फ्रूट का वो डेवलप हो चुका है। अब कोई न्यू सेल का डेवलपमेंट, सेल का एक्सपेंशन नहीं होने वाला और साइज का एनहेंसमेंट नहीं होने वाला है। तो दैट इज फ्रूट मेच्योरिटी। सेसेशन ऑफ ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन, यस। इसके साथ एक और चीज भाई आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फ्रूट डेवलप होता है प्लांट्स के केस में, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो कौन से पार्ट के फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, तो कमेंट में आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्हाट विल यू आंसर, तो यू विल आंसर कि ओवरी, ठीक है, ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में। और इन द सेम वे ओव्यूल जो है जब वो पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन कर देता है, पोलिनेशन प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ओव्यूल डेवलप इनटू किस में डेवलप हो जाता है, आपका सीड में डेवलप हो जाता है। एंड सीड इज ऑलवेज एम्बेडेड इनसाइड द फ्रूट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। मेंशन कर रही हूं इस लाइन को, देखोगे ध्यान से, seed is always embedded inside, seed is always embedded inside the fruit, embedded inside fruit in case of, किसके केस की हम बात करेंगे, in case of एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर आप बात करते हैं तो राइट, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब बताओ आप लोग मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देखो, एट विच पीएच, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अमाउंट H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। क्वेश्चन की सेंस रीड करेंगे, आफ्टर दैट यू विल आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है, एट विच पीएच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिवाइडेड इनटू एसिडिक एंड नॉन एसिडिक फॉर थर्मल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं हम स्टोर करने के लिए, ठीक है, किसी भी फूड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हम थर्मल प्रोसेसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, थर्मल प्रोसेसिंग, जब किसी पर्टिकुलर फ्रूट आइटम को, वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए आप थर्मल प्रोसेसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एंड कुछ डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए आप किसी फ्रूट को टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करते हो, यानी कि फ्रूट्स की बॉइलिंग करते हो। लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट, जब आप वेजिटेबल में कैबेज की बात करते हो, कॉलीफ्लावर का कंजप्शन करते हो, कैबेज की बात करते हैं या फिर हम कॉलीफ्लावर की बात करते हैं, तो ये गोभी को जिसको हम गोभी बोलते हैं, तो इनको अगर आप इनमें से माइक्रोबियल एक्टिविटीज को कम करना चाहते हो और आप इनको स्टोर करना चाहते हो, तो हम इनको बॉईल करते हैं ना नमक के पानी में,
सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर इनकी बॉइलिंग की जाती है, प्रिजर्वेशन टेक्निक भी आप इसको बोल सकते हैं। से इन द सेम वे आप टमाटो की बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, टमाटो को पील ऑफ करने के लिए टमाटो को बॉईल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट विच पीएच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिवाइडेड इनटू एसिडिक एंड नॉन एसिडिक फॉर थर्मल प्रोसेसिंग। मैंने प्रिजर्वेशन कराया अभी आप लोगों को पिछले 2 दिनों में। प्रिजर्वेशन में मैंने आपको बताया कि पहले किसी फ्रूट को अनप्लग किया गया है, तोड़ा गया है उसके ऑर्चर्ड से और उसके कल्टीवेशन फील्ड से, आफ्टर दैट उसको हम प्रोसेसिंग के लिए लेकर आए हैं, जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल से फॉर्म करना है उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया है, प्रिजर्वेशन मैथड्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया है ताकि आप उसको प्रिजर्व कर सके फॉर द लॉन्ग रन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि थर्मल प्रोसेसिंग के लिए किस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, एट विच पीएच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिवाइडेड, एसिडिक और बेसिक, तो आंसर विल बी 4.5। 4.5 इज द राइट आंसर। 4.5 ना ही तो ज्यादा एसिडिक है और ना ही ज्यादा बेसिक है, दिस इज अ एसिडिक पीएच, ठीक है, एसिडिक पीएच तक इसको हम डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट जो इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी के बेसिस पर। तो एक बार थर्मल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं ताकि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो थर्मल प्रोसेसिंग इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अ डिजायर्ड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, आप एसिडिक पीएच क्यों दे रहे हो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज ज्यादातर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो थर्मल प्रोसेसिंग से पहले जिस पीएच रेंज में आप उनको डिवाइड करते हैं दैट पीएच इज 4.5 एंड दिस इज अ रीजन ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो कर नहीं कर पाए। द टर्म थर्मल रेफर्स टू प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीट, और हीट मीन्स टू से आप उसको टेम्परेचर बूस्ट अप कीजिए या फिर आप उसको ऐसे चैम्बर में रख दीजिए जहां पर आपने टेम्परेचर हाई प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, राइट, ये सब चीजें आप लोग को क्लियर हो चुकी हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हीट फूड इज एन इफेक्टिव वे टू प्रिजर्विंग। यस, ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो हम प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। नेक्स्ट, इन प्री कूलिंग वाटर इज मोस्टली रिमूव्ड बाय, ठीक है, प्री कूलिंग, यस, कूलिंग से पहले, प्री कूलिंग, ठीक है, प्री स्कूल होता है स्कूल से पहले, ठीक है, और प्री वेडिंग फोटोशूट शादी से पहले, और प्री पोन यानी कि जिस वक्त पे आपको कोई चीज को फिक्स आपने किया था उससे पहले अगर कोई चीज करते हैं दैट इज प्री। तो उसी प्रकार से जैसे आपके प्रीलिम्स होते हैं, आपका भी जो सीबीटी पेपर 1 है दैट इज अ प्रीलिम्स एग्जाम, सिमिलरली तो प्री वर्ड आपसे पूछे कूलिंग प्रोसेस करने से पहले, ठंडा करने से पहले पानी को आप कौन से प्रोसेस से हटाएंगे, कंडक्शन से, रेडिएशन से, आप कन्वेक्शन से, विच मेथड विल यू प्रेफर, ठीक है, कौन सा मेथड आप प्रेफर करेंगे। अब जब आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा स्कूल टाइम में तो आपको ये उस वक्त पे ना ये बराबर लगता था, ठीक है, उस वक्त पे ये सारे मेथड्स बराबर लगते थे। रेडिएशन भी तो हीट फ्लो हो रहा है, कंडक्शन क्या हो रहा है, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स है चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, कन्वेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपका मूवमेंट हो रहा है। तो आपको ये मोर और लेस सिमिलर वर्ड ही साउंड करते थे। बट नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, तो वर्ड्स का मतलब ज्यादा क्लियरली जानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्री कूलिंग मेथड की बात करें तो वाटर इज मोस्टली रिमूव्ड बाय, पानी को आप कन्वेक्शन से हटाते हैं, कंडक्शन से, रेडिएशन से, तो हम यहाँ पर कंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, लेट अस डिस्कस। ओके, इन तीनों के बीच में क्या गहरा अंतर है। तो देखो भाई, कंडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज अ मेथड। देखो भाई, कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, कंडक्शन इज अ प्रोसेस, ये वह प्रोसेस होती है बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉलिजन बिटवीन नाइबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, हीट एनर्जी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की, उसने तीसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की। तो इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल तक गया, दूसरे से तीसरे वाटर मॉलिक्यूल तक गया और तीसरे से लास्ट। तो इस तरह से हीट एनर्जी का अगर मूवमेंट हो रहा है, टकरा टकरा कर जा रहे हैं, तो दिस इज कंडक्शन। ओके, कन्वेक्शन की अगर आप बात करें और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड जो है, तरल पदार्थ जो है वो भी साथ साथ बह रहा है, और जब वो साथ साथ बह रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी का और हीट का वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, बह के अपने साथ लेकर जाके इसमें वो ट्रांसफर कर रहा है, आगे आगे ट्रांसफर कर रहा है। जब वो आगे आगे ट्रांसफर करता है तो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जब एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो मोर और लेस वो अपने आप ही रास्ते में हीट की फॉर्म में लॉस होते हुए चलती है। तो इस तरह से प्री कूलिंग मेथड में हीट का लॉस हो जाता है और वाटर जो है रिमूव आउट हो जाता है। हमें प्री कूलिंग क्यों करना है? ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वहां से प्रिवेंट कर सके, मॉइस्चर कंटेंट को उस पर्टिकुलर फूड आइटम में से रिड्यूस कर सके, ताकि कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी वहां पर एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो ये मेथड और इस वाले मेथड में ये डिफरेंस है, खास डिफरेंस है। इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू? से यस और नो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कि यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो चुकी है, ताकि हम आगे मूव कर सके विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। यस, सन से जो आपको एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, तो अर्थ तक, आप लोगों तक, आपके पास तक विटामिन डी के फॉर्म में आप लोगों के पास पहुंच रही है। लेट मी क्लियर वन थिंग, इसके साथ क्लियर करना है दूसरा थिंग। विटामिन डी आपको क्या सन से मिल रहा है? नो, विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है। सोलर एनर्जी जस्ट एक्ट एज एन एक्टिवेटिंग एजेंट। ये वो एक एक्टिवेटिंग एजेंट है जो आपको सोलर एनर्जी से और सनलाइट से, ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। ठीक है, विटामिन डी आपका पता ही, फिर आपके बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके टीथ एनिमल के लिए रिक्वायर्ड है। तो आगे वाली चीजें तो आप लोगों को क्लियर है ही। चलो, यहाँ रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी का, हीट का ट्रांसफर होना एक दूर दराज वाले सोर्स से स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में हमारे तक, टारगेटेड ऑर्गेनिज्म तक। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एल्बिनिज्म। यस, एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। ये सभी क्वेश्चंस अभी देखो कुछ दिन से थियरी कर रहे थे एंड यू पीपल आर लाइक कि हाँ मैम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी 3 दिन आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो गिव मी आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किस में होता है? प्लम में, पीच में, स्ट्रॉबेरी में या फिर चेरी में? बताओ भाई। प्लम, पीच, स्ट्रॉबेरी और चेरी, चारों फ्रूट्स के नाम सुने हैं। अभी आज एक इस सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, ह्यूमन के अंदर भी ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज आल्सो फाउंड इन ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है। आपके स्किन का जो कलर है वो डिसफिगर होने लग जाता है, सो डिसकलर होने लग जाता है। जो नॉर्मल आपका स्किन टेक्सचर है, कलर है, वो आपका चेंज होने लग जाता है। तो दिस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज नोन एज एल्बिनिज्म। तो whenever we talk about humans, whenever we talk about animals, तो ये डिफरेंट है, डेफिनेशन इज द सेम, ठीक है। अलग एजेंट्स की वजह से प्रॉब्लम कैरी आउट हो रही है, आपको एक्सेस में सनलाइट मिल रहा है, आप ऐसा कंजप्शन कर रहे हो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का, तो ये आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो वहीं पर जब आप बात करते हैं फ्रूट्स के केस में, तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर एल्बिनिज्म यानी कि डिसकलरेशन ऑफ फ्रूट? एल्बिनिज्म का मतलब होता है दिस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच व्हाट विल हैपन, डिसकलरेशन ऑफ फ्रूट अकर, ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ फ्रूट अकर। ये डेफिनेशन समझ में आई? से यस और नो? फ्रूट अकर। भाई जो बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड है, अजीत, विजय, सोनी, और जो बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड है, भाई आंसर बता दो। देखो आप लोग के तो मुझे नाम भी याद हो गए अब, है ना। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अमन, अमित। अभी आप बोलोगे कि मैम मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। तो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, बट जिसका नाम अभी मुझे दिखा तो मैंने नाम ले दिया। तो डोंट बी वरी, आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड आई वांट दैट कि दिवाली सिलेक्शन वाली, इस दिवाली पे आप सिलेक्शन लेकर जाएं और अपनी प्रिपरेशन जो आपने इतना समय से इतनी ज्यादा मेहनत करके की है वो रिजल्ट लाए और रंग लेकर आए, आपकी जिंदगी में खुशियां भरे। प्रोडक्शन ऑफ कलरलेस फ्रूट्स, ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ फ्रूट्स कह सकते हैं या फिर कलरलेस फ्रूट्स कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के पास स्क्रीन पर। कैलिपर ग्रेड इज अ मैच्योरिटी मेजरमेंट फॉर। मैच्योरिटी की हम बात कर चुके थे, ठीक है, मैच्योरिटी की हम बात कर चुके थे। मैच्योरिटी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाना, सेल जो एक्सपेंशन है वो एक पॉइंट के बाद थम जाना, और साथ में जो मॉइस्चर कंटेंट एक लेवल तक, स्टैंडर्ड तक डेवलप होना था वो हो जाना। उसके बाद आपका फ्रूट मैच्योर हो जाता है। फ्रूट किससे डेवलप होता है? तो फ्रूट आपका डेवलप होता है भाई किससे? फ्रूट इज डेवलप्ड विद आपका फर्टिलाइज्ड ओवरी,
यस, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कैलिपर ग्रेड इज अ मेच्योरिटी मेजरमेंट फॉर किसके लिए, एप्पल के लिए, मैंगो के लिए, बनाना के लिए या फिर पाइनएप्पल के लिए। तो बनाना इज अ राइट आंसर। ठीक है, हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द थिकनेस, तो इसी तरह से कैलिपर ग्रेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मेच्योरिटी मेजरमेंट्स के लिए कि ये जो पर्टिकुलर फ्रूट है ये उस स्टेज तक अटेन कर चुका है कि हम इसको अब हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसको अब अनप्लग कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं या फिर इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब एक ही बात यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, स्टूडेंट्स जो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम देकर आए थे, कब देकर आए थे, आपका आई थिंक संडे को एग्जाम था। ठीक है, संडे को, लास्ट संडे को एग्जाम था, अभी जो गया है 31 अक्टूबर को। तो मैंने और संदीप सर ने आप लोग के लिए एनालिसिस भी कंडक्ट करा था जो आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल भी है। हम लोगों ने करीबन 30+ क्वेश्चंस कवर किए थे। जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे उन्होंने जो हमको यहाँ पर डिस्क्लोज किया था, तो आप भाई एक बार वो क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और एक और चीज आप लोग याद रखेंगे, ये सेक्शन इंक्लूडेड है इन द एग्जाम। ठीक है, ये सेक्शन इंक्लूडेड है इन द एग्जाम। आप लोगों से मैंने AFO के, आप लोगों से मैंने सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो वहां पर ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर इज मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ। यस, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर इज मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, किसका मैच्योरिटी इंडेक्स होता है जिसमें एब्सिशन लेयर फॉर्म हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिशन? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेशन? हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करना होता है, हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेजर जो प्लांट हार्मोन्स है, देखो भाई फूड साइंस के सेक्शन के अंदर ये कहाँ पर प्लांट हार्मोन्स की एक्टिविटी को जब वो थम जाती हैं, जब आप राइपनिंग जो एजेंट है आपका जो इथाइलिन हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को आप थमा देते हो, तब आपका फ्रूट जो है वो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। तो वही के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना भी आना चाहिए। तो देखो भाई एब्सिशन लेयर कब फॉर्म होता है? एब्सिशन लेयर तब फॉर्म होता है जब आपका ऑक्सिन हार्मोन का कंसेंट्रेशन में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन की कंसेंट्रेशन में डिक्रीज हो जाता है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑक्सिन हार्मोन की कंसेंट्रेशन में अगर डिक्रीज हो जाएगा, इसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, जो आपका जो सेल का ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा था, कोशिकाओं का डेवलपमेंट हो रहा था, सेल का एलोंगेशन हो रहा था, सेल का मैचुरेशन हो रहा था, ऑल दीज प्रोसेस विल बी स्टॉप। ठीक है, ये सभी प्रोसेसेस जो है रुक जाएंगी, थम जाएंगी। तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर इज मैच्योरिटी इंडेक्स। यस, अभी जैसे हम मैच्योरिटी इंडेक्स अलग अलग फ्रूट्स का, अलग अलग वेजिटेबल्स का मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए हम अलग अलग इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से कैलिपर ग्रेड का हम इस्तेमाल करते हैं बनाना के लिए, और अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर का हम इस्तेमाल करते हैं मेलन्स के लिए। ठीक है, वाटर मेलन्स की हम बात करते हैं, मस्क मेलन की हम बात करते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स के लिए अलग अलग मैच्योरिटी इंडेक्स है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर एवोकाडो? एवोकाडो के लिए मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है? एवोकाडो का दूसरा नाम बताओ भाई जल्दी से। स्टूडेंट जो इस सेक्शन के साथ कनेक्टेड है, गिव मी आंसर टू द क्वेश्चन कि एवोकाडो का दूसरा नाम क्या है और एवोकाडो के लिए हम किस मैच्योरिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यस, और हम एवोकाडो का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? देखो भाई मैच्योरिटी इंडेक्स कंसेप्ट पूरा डिटेल में, ठीक है, पूरा डिटेल में आप लोगों को जो बच्चों ने जो लाइव बैचेस में एडमिशन लिया उनको तो पढ़ाया ही जाएगा। और साथ में एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हल्का फुल्का मतलब ब्रीफ में डिस्कशन में यहाँ पर भी आप लोगों के सामने मैच्योरिटी इंडेक्स के बारे में और जो फैक्टर्स जिन पर मैच्योरिटी इंडेक्स डिपेंड करता है और किस पर्टिकुलर फ्रूट के मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए, सॉरी मैच्योरिटी को मेजर करने के लिए हम पर्टिकुलर किस आप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी डिस्कशन भी हम करने वाले हैं इन द कमिंग सेक्शंस। ओके, तो रेगुलरली 9 बजे एसएससी अड्डा एंड एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस आप जरूर अटेंड करें। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा है कि मैच्योरिटी इंडेक्स एवोकाडो के केस में क्या होता है, पहले तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको एलिगेटर पियर बोला जाता है। दिस इज द सेकेंड नेम फॉर एवोकाडो फ्रूट। ओके, और इसका मैच्योरिटी इंडेक्स होता है ऑयल कंटेंट। इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो उस परिपक्व मात्रा में डेवलप हो जाता है। नाउ द फ्रूट इज मैच्योर।
मेलन्स के लिए हमने अलग मेच्योरिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया, बनाना के लिए अलग कैलिपर ग्रेड का इस्तेमाल किया, तो इसलिए सिमिलरली ऑयल कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे एवोकाडो के लिए। अब एवोकाडो फ्रूट का इस्तेमाल किस लिए होता है, देखो वाटरमेलन्स आपको रिहाइड्रेट करने के लिए आप उनका कंजप्शन करते हो, केला बनाना का कंजप्शन आप इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए करते हो, एवोकाडो का कंजप्शन मेडिसिनल यूजेस भी हैं, ऑयल कंटेंट इसके अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। जब ऑयल कंटेंट इसके अंदर प्रॉपर फॉर्म हो जाता है, नाउ द फ्रूट इज मैच्योर टू बी हार्वेस्ट नाउ। तो इसमें हम बात करते हैं फ्रूट्स, लीव्स और सीड्स आर समटाइम्स यूज्ड टू मेक मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवोकाडो इज यूज्ड फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, सोरियोसिस, एर्थराइटिस, सेक्सुअल डिजायर एंड ऑब्सेसिटी। ठीक है, इन सभी का अगर किसी पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ठीक है, सोरियोसिस की प्रॉब्लम हो गई, एर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर सेक्सुअल डिजायर डेवलप नहीं हो रही, ऑब्सेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो इन दैट केसेस एवोकाडो के फ्रूट का कंजप्शन किया जाता है ताकि उस सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। और आप लोग एक चीज मैंने यहाँ पता है क्यों मेंशन किया, ये TSS का फुल फॉर्म, एक मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तुरंत कमेंट याद नहीं आता क्योंकि वो बच्चा उस दिन उस क्लास में प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि आप लोग जो पूछ रहे थे एक दिन कि मैम TSS का फुल फॉर्म बता दो, जब मैंने बात करा था आई थिंक किसकी बात कर रहे थे हम, कुछ फ्रूट्स की बात कर रहे थे ना कि इसमें कितना वेजिटेबल्स के लिए और आपका फ्रूट्स जैम जेलीज को बनाने के लिए कितना TSS होना चाहिए, तो TSS की फुल फॉर्म होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कितना प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर और वेजिटेबल के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोग के पास स्क्रीन पर। एज फ्रूट मैच्योर्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विल, जब कोई फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बताइए स्टूडेंट्स। यस, गिव द राइट आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यस बताइए। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कंफ्यूजन पता है सबसे ज्यादा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन का रीजन ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कोई स्पेक्ट्रोमीटर या फिर आपका स्पेसिफिको ग्रेवोमीटर, नो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज हाइड्रोमीटर। शॉक्ड और नोट, बताओ शॉक हो गए ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप मेजर करते हो किसी भी फ्रूट की तो इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्रूट, फ्रूट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी फ्रूट के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है और वाटर की डेंसिटी क्या है, तो दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर कोई फ्रूट मैच्योर हो चुका है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, या फिर कोई आंसर नहीं है तो इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विल इंक्रीज। ओके, दिस वुड बी द राइट आंसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम ये तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो गई ना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में, तो भाई एक चीज नोट कर लेंगे, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इन द सेम वे इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए भी हम इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाइड्रोमीटर, राइट और नोट। यस, क्लियर, ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के पास स्क्रीन पर, सॉलिडिटी इज द मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर, यस राइट। ठीक है, अब शब्दों का मतलब समझना सीख जाओ। जब आपका बात करें एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन के, यानी कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन घट गया, ठीक है, अभी पीछे जो बात किया ऑयल कंटेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, अब सॉलिडिटी, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा आपका ऑप्शन है जिसके अगर आप मैच्योरिटी को मेजर करना चाहते हो तो सॉलिडिटी एज अ पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो लीफी वेजिटेबल्स के केसेस में, ठीक है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके मैच्योरिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम सॉलिडिटी को एज अ पैरामीटर कंसिडर करते हैं, राइट। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, चलो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, से यस और नो। और स्टूडेंट जो यहाँ पर इस क्लास में अटेंड अभी एक्टिव हैं और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा है, क्लास को लाइक कर दो भाई तुरंत से। और अभी 3 दिन आई थिंक मैं आप लोग को यही जो आप लोग के क्वेरीज रहते थे, क्योंकि मैं कुछ समय से आप लोग को थियोरी सेक्शन करा रही थी यहाँ यूट्यूब पर, एंड आप लोग बोल रहे थे कि मैम
अभी यहाँ पे भी थियरी कराओगे, बैचेस में भी थियरी कराओगे, तो फिर क्वेश्चन कब कराओगे? तो कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टॉपिक स्पेसिफाइड अभी दोबारा से हम कंटिन्यू कर दें अपना क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है? तो फॉर दैट टुडे इज योर सेशन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके? चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कंसिडर्ड एज राइपन? ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मैम. प्लांट हार्मोन्स आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स. प्लांट्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यस, प्लांट्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? अपने आप को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रिपेयर करने के लिए, अपनी जो सेल ग्रोथ है उसको मेंटेन करने के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली कैरी आउट करने के लिए, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर्ली कैरी आउट करने के लिए, सेल की ग्रोथ एंड रीजनरेशन के लिए, पूरा मैच्योर प्लांट फॉर्मेशन के लिए प्लांट ऑल्सो सिक्रीट हॉर्मोन्स. तो दीज आर सम हॉर्मोन्स एंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द प्लांट हॉर्मोन इज कंसिडर्ड एज राइपन, यानी कि फलों के पकने के लिए जो जिम्मेवार प्लांट हार्मोन, उसका नाम बताओ भाई जल्दी से. साइटोकिनिन है, इथाइलिन है, और IAA और GA3 की फुल फॉर्म बता दो जल्दी से. आई वांट, जनता जवाब मांगती है, आई वांट आंसर फ्रॉम माय स्टूडेंट्स कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है. राइट, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर. जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड है, गिव मी राइट आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्लांट हार्मोन इज कंसिडर्ड एज राइपन. साइटोकिनिन को हम राइपन कहते हैं, इथाइलिन को हम राइपन कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड को या फिर जिबरलिक को, ठीक है? तो ये आप लोगों ने नहीं बताया, चलो मैं ही लिख देती हूँ. इंडोल एसिटिक एसिड क्या है बताओ, ये तो आप बता सकते हो कि व्हाट इज इंडोल एसिटिक एसिड. यस, और नीचे वाला तो आप समझ ही गए हैं, जिबरलिन, ठीक है? ये तो आपका जिबरलिन है ना? तो यहाँ पर जो इंडोल एसिटिक एसिड मेंशन है, दैट इज अ ऑक्सिन हार्मोन. ये आपका ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है? नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सिन हार्मोन है, दैट इज. इस क्वेश्चन में राइपनिंग के लिए, फलों के पकने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इथाइलिन हार्मोन. तो इथाइलिन वुड बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. से यस और नो? यस, क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है, आप लोग को समझ में आ गई सारी बातें. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट टेम्परेचर ऑफ. यस, आप पूछते हो ना कि मैम CFSO और टेक्निकल ऑफिसर में साइंस का सेक्शन आएगा क्या? यस, साइंस का सेक्शन आएगा. साइंस के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, लाइक मैक्सिमम डेंसिटी, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व किधर, कौन से तापमान पर होता है? यू पीपल आर लाइक कि आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन करोगे. आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस कि मैक्सिमम डेंसिटी या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा. नो. तो देखो भाई, मेंशन कर देती हूँ सारी चीजों को. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज हेयर, ओके. 9 डिग्री का कोई कंसेप्ट नहीं है. ऑप्शन इतने इजी पुट करे हैं कि एक अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दिया तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू आंसर द क्वेश्चन वेरी करेक्टली, ठीक है? तो देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट टेम्परेचर रेंज हम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलते हैं. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो यहाँ पर आप देखोगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पर पानी जम जाता है और बर्फ फॉर्म कर देता है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर विच इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यहाँ पर पानी आपका भाप और वेपर्स की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, okay, boiling point of water. And in between, not in between we can say, क्योंकि between का मतलब होता है 50, ठीक है? आधा आधा, उधर भी आधा इधर भी आधा. तो 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर. एट दिस टेम्परेचर पानी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और इस स्टेट पर क्या होता है, पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है. नाउ आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन. इस पॉइंट पे पानी का डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? What is the effect on volume at this particular temperature? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो what will you answer? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? मिनिमम होगा. क्यों मिनिमम होगा? बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है. वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है. से यस और नो? क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के पास स्क्रीन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवावा फ्रूट इज बोटनिकली नोन एज. गवावा के फ्रूट की अगर आप बात करें, देखो ड्रूप तो सब बच्चों को ना मतलब कंठस्थ है, याद है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको तो आप हमेशा याद रखते हैं. इस क्वेश्चन में तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है कि ड्रूप इज फॉर मैंगो,
ठीक है। और सभी फ्रूट्स जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्यादा फ्रूट्स का डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बच्चे लाइव बैचेस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई प्रोवाइड देम विद अ चार्ट। मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें से आप इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के आप बॉटनिकल नेम को याद कर लेंगे, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेरी। बेरी इज द, ठीक है, बेरी इज द बॉटनिकल नॉन फ्रूट ऑफ गवावा। गवावा के बॉटनिकल फ्रूट को हम बेरी कहते हैं। नेक्स्ट है इन अनियन पिंक कलर इज ड्यू टू, यस, ये क्वेश्चन का आंसर इज वेरी इजी। क्यों इजी? बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑन डेली बेसिस एंड यू पीपल नो दिस वेरी वेल, ठीक है। अनियन का जो पिंक कलर होता है, एलियम सेपा का जो पिंक कलर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन इज द राइट आंसर। कैरोटीन की वजह से क्या होता है, आपका गाजर का, कैरेट का रेड कलर होता है, एंड ज़ैंथोफिल की वजह से फ्लावर का पर्पल कलर होता है, ठीक है। और आज का होमवर्क आप लोग के लिए, यू हैव टू मेंशन इन द होमवर्क की क्वेरसेटीन जो पिगमेंट है, क्वेरसेटीन जो पिगमेंट है वो किस पर्टिकुलर फ्रूट को और वेजिटेबल को कलर प्रोवाइड करने का कार्य करता है। पिगमेंटेशन के लिए कौन सा, पिगमेंटेशन के लिए ये कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल को रिस्पॉन्ड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट यू टू नो कि भाई आपका 1 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अभी, ठीक है, क्लासेस आप लोग के स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपने इन बैचेस में अभी इनरोल नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, फूड साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स की भी अभी कम ही क्लासेस हुई, तो अभी भी आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। बैचेस में एडमिशन लेते टाइम अगर आप Y344 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए आप इन बैचेस में एडमिशन ले लीजिए। फूड साइंस का मेजर पोर्शन है जो मैं यहाँ बैचेस में भी कवर कर रही हूँ। डेली आप लोग वो से 9 बजे यहाँ पर एसएससी अड्डा एंड एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मिलती हूँ ताकि आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सके। और अंत में कल दिवाली है, अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा। दिवाली सिलेक्शन वाली यही अड्डा 24/7 का परिवार अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए विश मांगता है और हार्दिक शुभकामनाएं आप और आपके परिवार वालों को इस दिवाली अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा, स्वीट्स खाइएगा और कल से फिर दोबारा, कल दिवाली के बाद परसों से फिर दोबारा क्लासेस के लिए आ जाएगा। चलो मिलते रहते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।